ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शंभू की आंखों में घबराहट देखकर बिक्की ने शंभू से पूछा, देखो शंभू, मुझ पर भरोसा करो। तुम जो कुछ भी जानते हो कुसुम के बारे में वो खुलकर बताओ। हो सकता है तुम्हारी कही हुई बातों से मुझे किसी तरह का कोई सुराग मिल जाए और मैं कुसुम को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकूं। शंभू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बिक्की से कहा, साहब, ये लोग कुसुम के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। कुसुम ऐसी लड़की नहीं थी। मैं जानता था कि कुसुम और उसकी माँ ऐसे नहीं थे। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए कितनी बार मैंने अपने जेब खर्च से पैसे बचा बचा कर उनकी मदद करने की कोशिश की थी। इतना कहने के बाद शंभू फिर से भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिक्की को शंभू के लिए खराब लग रहा था। तभी उसने शंभू से कहा, ऐसे रो मत, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और आगे बताओ। और क्या जानते हो तुम कुसुम और उसके माँ के बारे में? बिक्की की बात सुन शंभू ने आगे कहा, कुसुम जंगलों की ओर जब लकड़ियां काटने जाया करती थी तब मैं छुप छुप कर उसका पीछा किया करता था और मैंने उसे कई बार मदद करने के पैसे भी देने की कोशिश की, मगर कुसुम ने हर बार मेरी मदद को टाल दिया। ना तो मेरी तरफ देखती थी और ना ही कभी मुझसे बात किया करती थी। बजाय इसके कि बहुत गरीब थी कुसुम, उसने कभी मेरी मदद नहीं स्वीकार की। मैं कुसुम को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो पैसों के लिए कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकती। बिक्की बड़े ही ध्यान से शंभू की हर बात सुन रहा था। शंभू की बात पूरी होने के बाद बिक्की ने शंभू से कहा, ये मोहल्ले वाले माँ बेटे के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी क्या दुश्मनी थी माँ बेटी से? शंभू ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, दरअसल साहब, बात यह है कि उनके साथ मोहल्ले में ज्यादातर लोग बात नहीं करते थे। ये सुन बिक्की थोड़ा कंफ्यूज हो गया। शंभू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात आगे कैसे बढ़ाए। शंभू हर बार कहते कहते अटक जाता था। जब बिक्की ने देखा कि शंभू को अपनी बात आगे बढ़ाने में सोचना पड़ रहा है तो उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बिक्की ने कहा, बोलो शंभू, क्या हुआ? मोहल्ले वाले उनके साथ बातें क्यों नहीं करते थे? शंभू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अटकती और हड़बड़ाती आवाज में कहा, दरअसल कुसुम और उसकी मां नीच जाति के लोग थे और हमारे मोहल्ले में ज्यादातर लोग जात पात की बातों में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए ज्यादातर कोई उनसे मेलजोल नहीं बढ़ाता था। मोहल्ले के लोग कभी कभार उनकी मदद करने के लिए पुराने कंबल, अनाज वगैरह दे दिया करते थे, मगर कोई उनसे बातचीत नहीं करता था। अब आप ही बताइए साहब, ऊपर वाले ने जब हर इंसान को बिल्कुल एक जैसा बनाया है तो ये जात पात की बातों से हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? इतना कहने के बाद शंभू ने आगे कहा, कुसुम को ही देख लीजिए, वो बिल्कुल कोई राजकुमारी जैसी लगती थी। बहुत अच्छा गाना गाती थी, मगर लोगों के सामने बात करने में बहुत शर्माती थी। वो गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे इंसान चाहे कितने भी टेंशन में हो, कितना भी थका हुआ हो, बस उसकी आवाज से ही सारी थकान, सारी टेंशन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अरे कुसुम की आवाज सुनने के लिए तो खुद पंछी भी कुसुम के घर के ऊपर डेरा जमाए बैठे रहते थे। इंसानों को पक्षियों की आवाज सुनकर खुश होते हुए तो बहुत देखा होगा आपने साहब, मगर कुसुम एक ऐसी लड़की थी जिसके गले से आवाज निकलती है पंछी भी खुश होकर उसकी आवाज सुनने लगते थे। चाहे कुसुम कितनी भी गरीब थी, मगर पक्षियों को दाना डालना, उन्हें पानी पिलाना वो कभी नहीं भूलती थी। यहाँ इस घर की छत के ऊपर काफी पंछियों ने अपना बसेरा किया है। वो सारे पंछी कुसुम से बेहद प्यार करते थे। कुसुम जब भी जंगल लकड़ियां काटने जाया करती थी तब वो पंछी कुसुम के साथ साथ जंगलों की ओर जाते थे, मानो जैसे वो पंछी कुसुम की रखवाली करने के लिए उसके साथ साथ हमेशा रहा करते थे। ये सारी बातें कहने के बाद शंभू चुप हो गया और शांत होकर बिक्की की तरफ देखने लगा। बिक्की ने भी पुलिस स्टेशन में कुसुम की तस्वीर देखी थी। हालांकि फाइलों में छपी हुई तस्वीर कुसुम की निर्जीव शरीर की तस्वीर थी, मगर कुसुम का चेहरा मरणोपरांत काफी सादगी से भरा हुआ नजर आता था। खुद बिक्की ने जब कुसुम की तस्वीरें देखी थी तब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे फूल जैसी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था।
कुसुम के सामने अभी बहुत बड़ी जिंदगी बाकी थी। शंभू की आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू टपक रहे थे। शंभू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए विक्की से कहा, मगर उस रात साहब कुछ तो अजीब हुआ था। मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ। अक्सर कुसुम के घर के छत पर बैठे पंछी बिल्कुल शांत रहा करते थे, मगर उस रात वो काफी ज्यादा चहकने लगे थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे और मोहल्ले में सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे, मगर तभी कुसुम के छत से पंछियों के शोर की आवाज आने लगी। मेरी नींद खुल गई और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि कुसुम के छत के ऊपर पंछी अपने पंख फड़फड़ाकर जोर जोर से शोर मचा रहे थे। मैंने उन पंछियों को पहले कभी इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था, मगर तभी मुझे एक बात का एहसास हुआ कि कई बार पंछी अंधेरे में किसी खतरनाक जानवर को देखकर भी कई बार इस तरह का शोर मचाते थे। मैं आज भी उस रात की अपनी बेवकूफी को कोसता हूँ। इतना कहते कहते शंभू रुक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर विक्की उसकी पूरी बात सुनना चाहता था। इस कारण से कुछ देर तक चुप रहने के बाद शंभू ने कहा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा हुआ होता कि वो पंछी किसी तरह की मदद मांग रहे थे तो मैं तुरंत कुसुम के घर उसकी मदद करने गया होता। आज जब कुसुम नहीं रही तो अब दिन रात मुझे बस एक ही ख्याल अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि काश मैंने उन पंछियों का इशारा समझ लिया होता और कुसुम की मदद करने उसके घर पहुंचा होता तो आज कुसुम जिंदा होती। ये कहते हुए शंभू जोर जोर से रोने लगा और अपना एक हाथ जोर जोर से अपने सर पर मारने लगा। शंभू की हालत देखते हुए विक्की ने शंभू को कंट्रोल करने के लिए शंभू के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। रोता हुआ शंभू विक्की की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। विक्की ने महसूस किया कि जब से कुसुम गई थी उस दिन के बाद से शंभू ने इस दुख को अपने अंदर दबा कर ही रखा था, जिस कारण से उसका सारा दुख दर्द आज बाहर आ रहा था। आज शंभू विक्की के सामने फूट फूट कर रो रहा था। इस वक्त विक्की शंभू को नहीं रोक रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि शंभू के अंदर का दर्द जितना बाहर आ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। शंभू को इस वक्त किसी की भी फिक्र नहीं थी। वो बस रोए जा रहा था। उसे इस वक्त ये भी डर नहीं था कि अगर वहाँ पर उसकी माँ आ जाए तो क्या होगा। विक्की को अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि अभी शंभू की क्या हालत हो रही थी। शंभू जिस लड़की से बेहद प्यार करता था और जिसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख चुका था, शायद उस लड़की को जिस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी उसी वक्त शंभू उनकी मदद नहीं कर पाया और इस बात का अब शंभू को जिंदगी भर अफसोस रहने वाला था। रोते बिलखते हुए शंभू ने विक्की से कहा, अगले दिन जब कुसुम की लाश उसके घर में मिली तब से लेकर अब तक मैं चैन से सो नहीं पाया। दिन रात अजीब अजीब ख्याल आते हैं। पता नहीं कुसुम के साथ क्या हुआ होगा। काश मैंने उन पंछियों की चीख पुकार समझ ली होती। काश मैं कुसुम की मदद कर पाया होता। दिन रात अब यही ख्याल आता है कि कुसुम के जाने के बाद वैसे भी मैं जी कर क्या करूँगा। जी चाहता है यहीं से गहरी खाई में छलांग लगाकर हमेशा हमेशा के लिए कुसुम के पास चला जाऊं। जैसे ही शंभू ने ये बात कही, विक्की ने शंभू का कंधा पकड़कर उसे गले लगाते हुए कहा, शंभू नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच कभी अपने जहन में लाना भी मत। जरा सोचो, जिससे तुम प्यार करते थे, अगर तुम्हारे इस तरह के कदम उठाने से उसकी आत्मा को दुख पहुंचा तो मरने के बाद भी कुसुम को मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर तुम कुसुम के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो कुसुम को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो। यही तुम्हारी ओर से कुसुम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बताओ शंभू, उस रात के बारे में तुम और क्या जानते हो? शंभू सिसक कर रो रहा था, मगर विक्की की बात सुनने के बाद शंभू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, और कुछ नहीं जानता मैं साहब। बस मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस रात कुछ अजीब हुआ था उस घर के अंदर। जिस तरह से पंछी शोर मचा रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस घर के अंदर जरूर कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसे देखकर वो पंछी काफी ज्यादा घबरा गए थे और कुसुम को बचाने के लिए शायद मदद मांग रहे थे। रोते बिलखते हुए शंभू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये लोग उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें झूठी है।
कुसुम कभी इस तरह की लड़की हो ही नहीं सकती। मेरा यकीन मानिए साहब, मैं न सिर्फ कुसुम को प्यार करता था, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस पूरी दुनिया में कुसुम को कोई समझ पाता तो वो सिर्फ मैं था। कुसुम के ना तो कोई दोस्त थे और ना ही उसकी कोई सहेली थी जो उसे समझ पाती, जिसके साथ कुसुम अपनी बातें शेयर कर सकती थी। मगर मैं रोज कुसुम की आंखें पढ़ा करता था। भले ही मैं कुसुम की आंखों से प्यार करता था, मगर उसकी आंखें बिना मुझसे बातें किए ही बहुत कुछ कहती थी। और मुझे यकीन है कि भोली भाली मासूम आंखें कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। ये कहने के बाद रोता बिलखता हुआ शंभू वहां से उठकर फिर से घर के पीछे वाले रास्ते से दौड़कर चला गया। भले ही शंभू के पास हादसे की आंखों देखी इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, मगर शंभू के साथ बात करने के बाद कम से कम बिक्की को इस बात का यकीन हो गया था कि इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो पूरी तरह से झूठी थी। बिक्की ने खुद से कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अच्छी तरह कहानी बनाई है और लोगों को यकीन भी करवा दिया। मानना होगा उस इंस्पेक्टर को। कहते हुए बिक्की अब मन ही मन इस गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर वो इंस्पेक्टर गिरीवाल के झूठ से पर्दा कैसे उठाए। उसे शंभू की बात पर पूरा भरोसा था, पर कहीं न कहीं उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो वो कोर्ट में दिखा सके। बिक्की के लिए अब आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था, पर बिक्की भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अब कैसे भी करके कुसुम को इंसाफ दिलाना चाहता था। काफी देर तक बिक्की खड़ा खड़ा सोचता रहा और फिर तभी अचानक अपनी कमर पर हाथ रखकर वहां से आगे बढ़ा। उसे देख शंभू को लगा कि बिक्की और कोई सवाल पूछेगा और शंभू को डर था कि कहीं उनकी मां ना आ जाए। इसलिए वो दौड़कर अपने कमरे की ओर गया और एक बार मुड़कर शंभू ने बिक्की की ओर देखा और फिर अपने कमरे के अंदर चला गया। बिक्की ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि शंभू कुसुम के बारे में जो कुछ भी कह रहा था वो सच था, तो वो किस तरह से इस सच को दुनिया के सामने लाए। अगर कुसुम के साथ कुछ गलत हुआ था तो फिर उसका सबूत कहां से जुटाए, ये बिक्की के लिए सबसे बड़ा प्रश्न था। बिक्की ने देखा कि आसपास तो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा था, मगर लकड़ी बाजार के पीछे का माहौल, घाट के निचले हिस्से पर बना माहौल काफी शांत था, जिसके ठीक ऊपर लकड़ी बाजार की कई सारी दुकानें थी। भले ही कुसुम के घर और लकड़ी बाजार की दुकानों के बीच काफी डिस्टेंस था और लकड़ी बाजार काफी ऊंचाई पर भी थी, मगर बिक्की को किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज चाहिए था जो उसे सिर्फ लकड़ी बाजार से मिल सकता था। जब बिक्की ने गौर से देखा तो वो कुसुम के घर के ठीक ऊपर एक एटीएम में जलती हुई रोशनी दिखाई दी और बिक्की को इस बात का यकीन था कि अगर वो एटीएम आउटलेट था तो वहां पर जरूर कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। जैसे ही बिक्की को कोई सुराग मिलने की उम्मीद नजर आई, बिक्की दौड़कर लकड़ी बाजार के बाहर पार्क की हुई अपनी जीप के पास पहुंचा और जीप दौड़ाकर घाट के रास्ते चलते हुए लकड़ी बाजार में ले गया। बिक्की को जो एटीएम मशीन दिखाई दिया था उसी में उसे कोई सुराग मिलने की उम्मीद थी। बिक्की अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर उठा था। अब वो यही चाह रहा था कि कैसे भी करके एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा से कोई फुटेज मिल जाए और वो कुसुम के केस में आगे बढ़ सके। बिक्की अपनी जीप से उस एटीएम मशीन की ओर आगे बढ़ रहा था। ठीक उस एटीएम के सामने आकर बिक्की ने अपनी जीप को ब्रेक लगाई, जहां से कुसुम का घर नीचे घाटी में नजर आता था। जब अपनी जीप से निकलकर बिक्की ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरा की पोजीशन देखी तो उसे एक कैमरा मिला जहां से कुसुम के घर से हल्की हल्की धुंधली तस्वीरें नजर आ रही थी। बिक्की किसी तरह इस एटीएम मशीन के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। एक तरफ बिक्की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वहां सबसे ज्यादा यूनिक और डिफरेंस डिनर करने के बाद रोहित और उसका पूरा परिवार कार में बैठकर फिर से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की ओर जाने लगे। रोहित से तीनों बच्चे इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कार रोहित ड्राइव कर रहा था, मगर रिया रोहित के बगल में बैठी रोहित के गले में अपनी बाहें डाल बस पूरे रास्ते रोहित को थैंक्स कहती रही। अनिका खामोश थी, मगर अनिका बच्चों की खुशी देखकर खुद भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। अनिका को इस तरह खुश होता हुआ देखकर रोहित मन ही मन ये सोचने लगा था कि शायद याददाश्त खोने के बाद ये पहली बार था जब अनिका के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी।
जैसे रोहित की कार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी के बाहर आकर रुकी, रिया पहले कार से उतरी। कार के नीचे उतरते हुए रिया शोर मचाने लगी। रिया को इतना खुश देखकर लॉबी के पास खड़े सारे गेस्ट हैरान होकर रिया को देखने लगे। मगर जब उन्होंने देखा कि शोर मचाने वाली लड़की एक प्यारी सी गुड़िया जैसी थी, तब सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। होटल का दरबान भी रिया को सैल्यूट करके रिया के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन अपना सर झुकाकर अंदर जाने लगे। उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहन के ओवर एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। बच्चों के पीछे पीछे जैसे रोहित और अनिका होटल लॉबी के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो सारे के सारे दरबान चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन्हें सैल्यूट करने लगे। रोहित के पूरे परिवार को मुस्कुराता हुआ देखकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टाफ भी काफी राहत महसूस कर रहा था। पिछले कई दिनों से उन्होंने देखा था कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक के बाद एक कई हादसे हो रहे थे, मगर जब रोहित और उसके परिवार के चेहरे पर उन लोगों ने मुस्कान देखी तो कहीं न कहीं वो भी राहत की सांस महसूस कर रहे थे। रिया पूरे रास्ते शोर मचाते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुलते ही रिया शोर मचाती हुई स्वीट के अंदर दाखिल हुई। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही आंखों में एक दूसरे से कह रहे थे कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत उन दोनों में से किसी ने की होती तो उनके पापा उनकी क्या हालत करते। रोहित ने हमेशा से ही अपने दोनों बेटों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया था। अलेक्जेंडर और आर्यन डिसिप्लिन के बाहर के कोई भी चीज करते तो रोहित उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया करता था। मगर आज रिया ने जिस तरह से सबके सामने हरकतें की थी, वो देखने के बाद रोहित के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान नजर आ रही थी। आखिर में रिया थक हार कर सोफे पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ सोफा पर पटकते हुए कहने लगी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं अभी सोने जा रही हूँ। ये कहते हुए रिया दौड़कर अपने बेडरूम के अंदर चली गई। जब आर्यन और अलेक्जेंडर रिया के पीछे पीछे अपने बेडरूम की ओर जाने लगे तो तुरंत रोहित ने उन्हें रोकते हुए कहा, सोने से पहले नहा लेना और ब्रश कर लेना। जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर ने रोहित की ये बात सुनी, दोनों पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखने लगे। दोनों सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाने लगे। रोहित समझ गया था कि आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन यही बता रहे थे कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये सारी बातें रोहित ने रिया से क्यों नहीं कही थी। आर्यन और अलेक्जेंडर की मन की बात पढ़ते हुए रोहित ने कहा, देखो ये सारी बातें रिया को बताने की जरूरत नहीं है। रिया समझदार है, वो अच्छी तरह से जानती है कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। एक बार फिर से अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास उनके पापा की बातों में हाँ मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो जानते थे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो हरकत की थी, उस वजह से अब अगले कई दिनों तक उन्हें अपने पापा की डांट फटकार का सामना करना होगा। हर छोटी छोटी बात पर रोहित दोनों भाइयों की टोंट भी मारेगा। स्कूल में हमेशा ही दोनों भाइयों से रिया के नंबर काफी कम आते थे, मगर फिर भी रोहित हमेशा से ये बात कहकर टाल देता, रिया में पढ़ाई के अलावा दूसरा काफी टैलेंट है। अलेक्जेंडर और आर्यन को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और अगर उनके मार्क्स जरा सा भी कम आते तो कई दिनों तक रोहित उन्हें ताने देते रहता था। कभी कभी दोनों भाइयों के मन में ये भी विचार आते थे कि अगर रोहित को सिर्फ अपने बेटे से इतना प्यार था तो भगवान ने उन्हें लड़की बनाकर क्यों नहीं भेजा। अपने पापा की बात में हाँ मिलाते हुए दोनों भाई बेडरूम के अंदर चले गए। आर्यन और अलेक्जेंडर जब अपने कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन रिया बिस्तर पर सोई हुई जोर जोर से कांप रही थी। अचानक रिया को क्या हो गया था, ये बात सोचकर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही दौड़कर रिया के बिस्तर के पास गए। अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो ना? अभी तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? रिया काफी जोर जोर से कांप रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से अपने दोनों भाइयों की ओर देख रही थी। अचानक ही रिया को पूरे शरीर में काफी कंपन महसूस होने लगी थी। अलेक्जेंडर और आर्यन के समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ मिनट पहले जो रिया इतना हंस बोल के बातें कर रही थी, इतनी चाहत कर लोगों के साथ बातें कर रही थी, उसे अचानक ही क्या हो गया था। रिया ने कांपती हुई और अटकती हुई आवाज में भी अपने दोनों भाइयों के परेशान चेहरे की ओर देखकर कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है,
मगर क्या आप लोग जानते हो, मैं इतनी थक गई थी कि जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई मैं तुरंत अपने बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़कर सो गई। मगर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे अचानक ही एक बात का ख्याल आया, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जरा सोचो, अगर आज रात मैं सो गई और कल सुबह मैंने अपनी आंखें खोली और फिर से अगर मैं आज की सारी बातें भूल गई तो? आज पापा ने हमें इतनी बड़ी सरप्राइज दी थी, हमने इतनी मस्ती धमाल की, इतना अच्छा वक्त साथ में गुजारा, अगर मैं ये सारा वक्त भूल गई तो? रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई शॉक हो गए। कहीं न कहीं रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई का भी दिल बैठ गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था रिया की इस बात का वो क्या जवाब दे, क्योंकि रिया के इस स्टेटमेंट के बाद खुद अलेक्जेंडर और आर्यन को भी इस बात का डर लगने लगा था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि जो बूढ़े बाबा उन्हें गुलेरिया हाउस की पुरानी हवेली में मिले थे, उन्हें वो पहचानते नहीं थे। किसी अनजान आदमी की दी हुई टेबलेट पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये बात तो वो भी नहीं जानते थे। कहीं न कहीं रिया की कही हुई बात पर उन दोनों को भी अब काफी घबराहट महसूस होने लगी। अगर सचमुच ऐसा हुआ और उस टेबलेट का उल्टा असर ये हुआ कि हर रोज सुबह जागने के बाद रिया अगर अपना पिछला दिन पूरी तरह से भूल जाए तो क्या होगा? ये सोचकर अब अलेक्जेंडर और आर्यन के भी हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। रिया के शरीर की कंपन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब रिया ने देखा कि उसकी बात सुनने के बाद उसके दोनों भाई भी काफी घबराहट महसूस करने लगे थे, तब रिया की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। रिया ने हमेशा से ही अपने दोनों भाइयों पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। रिया जानती थी कि अगर रिया किसी भी मुसीबत में अटक जाए तो उनके दोनों भाई उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। मगर इस बार रिया की मुसीबत सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, जिसकी वजह से अब रिया के शरीर की कंपन बढ़ गई थी। रिया काफी थकान महसूस कर रही थी और जैसे ही नींद की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगती, रिया अचानक से अपनी आंखें खोल देती। दोनों भाई भी गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। तभी रिया ने अपनी जगह से उठते हुए अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, एक आइडिया है मेरे पास। दोनों भाई बेसब्री से रिया की आइडिया सुनना चाहते थे। कहीं न कहीं इस वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफी टेंशन महसूस कर रहे थे। तभी रिया ने चुटकी बजाते हुए दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे आज रात सोना ही नहीं चाहिए। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो जागूंगी नहीं, और जागूंगी नहीं तो मेरी मेमोरी नहीं इरेज होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफी घबराए हुए थे, मगर उनकी बहन की ये बात उन्हें काफी बेवकूफी भरी लग रही थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि बिना नींद लिए किसी इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। कभी न कभी तो रिया की आंख जरूर लग जाएगी। मगर अब अलेक्जेंडर और आर्यन को भी इस बात का डर था कि कहीं रिया की आंख लग गई और सुबह जागने के बाद ये पता चला कि रिया के पिछले दिन की मेमोरी इरेज हो गई है, तो वो रोहित और अनिका को क्या जवाब देंगे। अपने बेडरूम में जब रोहित चावल लेकर बाहर आया तो रोहित ने देखा कि अनिका कहीं कमरे में नजर नहीं आ रही थी। जब रोहित ने टेरेस गार्डन पर नजर डाली तो रोहित को वहां लाइट ऑन नजर आ रही थी। रोहित जब धीरे से टेरेस गार्डन की ओर गया तो उन्होंने देखा कि अनिका अपने फोन में काफी ध्यान से पढ़ रही थी। वैसे तो रोहित ने हमेशा ही अनिका पर पूरा भरोसा किया था, मगर आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रोहित अचानक ही गार्डन की स्लाइडिंग डोर के पास खड़ा होकर देखने लगा कि अनिका क्या कर रही थी। कुछ देर बाद अपने फोन में कुछ पढ़ने के बाद अनिका अपने फोन से किसी को कोई मैसेज टाइप करने लगी। रोहित ये देखकर हैरान हो गया था कि अनिका इतनी रात गए किसी को मैसेज कर रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खोने के बाद न तो अनिका की कोई दोस्त थी और न ही अनिका किसी के साथ किसी तरह की बातें किया करती थी। मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी रात को अनिका किसे मैसेज कर रही थी। मगर फिर अचानक ही रोहित को ये ख्याल आया कि रोहित अचानक से अनजाने में अनिका पर जासूसी कर रहा था। इसलिए अपना गला खराशते हुए रोहित ने टेरेस गार्डन में एंटर होते हुए अनिका से धीमी आवाज में कहा, अनिका, क्या तुम थकी नहीं हो? मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये बात कहने के बाद रोहित हैरान हो गया। रोहित ने देखा कि अनिका का ध्यान पूरी तरह से अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ था। अनिका के कानों पर रोहित की बात नहीं पड़ी थी।
अनिका बड़े ही ध्यान से अपने मोबाइल फोन में मैसेज टाइप कर रही थी। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। रोहित ने कभी न शादी के बाद न शादी से पहले अनिका का मोबाइल फोन चेक किया था। रोहित और अनिका को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। न ही अनिका ने कभी रोहित से पूछा था कि वो किस तरह से बात कर रहा था और कहाँ जा रहा था, और न ही रोहित ने अनिका से कभी ये बात पूछी थी। मगर आज अनिका की ओर कदम बढ़ाते हुए रोहित को काफी गिल्ट महसूस हो रहा था, मगर रोहित अपने कदम रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही रोहित अनिका के पास पहुंचा, अनिका के फोन स्क्रीन पर छपा मैसेज पढ़कर रोहित हैरान रह गया। जब रोहित ने अनिका की फोन स्क्रीन को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका के फोन स्क्रीन पर एक मैसेज टाइप किया हुआ नजर आ रहा था जिसमें लिखा था मीट यू टुमारो। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मनाली में अनिका ने कैसे अपना दोस्त बना लिया था जिससे वो मिलने जाने वाली थी। यादाश्त खोने के बाद अनिका ने ना तो कोई नया दोस्त बनाया था और राजलक्ष्मी और श्रेया के अलावा अनिका किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, और ऐसा भी नहीं था कि राजलक्ष्मी और श्रेया इस वक्त मनाली में मौजूद थी। फिर अनिका मनाली में किससे मिलने जाने वाली थी, ये बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित अनिका के पीछे खड़ा अनिका के फोन स्क्रीन की ओर घूर घूर कर देख रहा था। तभी अचानक अनिका को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा था। जब अनिका ने झटके से अपने पीछे देखा तो रोहित भी चौंक गया। उसने अपने कदम पीछे ले लिए। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, क्या तुमने कुछ कहा मुझसे? रोहित ने भी कुछ देर पहले अनिका से जो बात कही थी वो बात अनिका के कानों पर नहीं पड़ी थी। अनिका अभी भी हैरान थी कि रोहित इस तरह चुपचाप उसके पीछे क्यों खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू में अनिका को लगा कि वो रोहित से पूछ ले, पर फिर अनिका ने रोहित के चेहरे को देखा, वो काफी शांत नजर आ रहा था। अनिका अभी कुछ पूछती तभी रोहित ने झूठ मूठ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अनिका से कहा, नहीं कुछ नहीं अनिका, मैं तो तुमसे बस यही कहने आया था कि तुम इतनी थक चुकी हो, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, काफी रात हो गई है। अनिका को जिसका मैसेज आया था और अनिका जिसे रिप्लाई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि बिक्की था। बिक्की सुबह अनिका को कैफे में मिलना चाहता था। बिक्की का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई थी कि जरूर बिक्की के पास कोई ऐसी बात थी जो कुसुम के केस से रिलेटेड थी और इसलिए वो अनिका से मिलना चाहता था। वहाँ अनिका रोहित को ये भी बात नहीं पता चलने देना चाहती थी कि अनिका ने करण गुलेरिया की मदद से एक एडवोकेट बुलाया था जो कुसुम का केस रीओपन करने में उसकी मदद करने वाला था। इसलिए तुरंत अपना फोन अनिका ने अपने दोनों हाथों के बीच छुपा लिया। इसके बाद अनिका ने रोहित से कहा, हाँ बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए, तुम चलो मैं अभी आती हूँ। अनिका को इस तरह अचानक ही अपना फोन छुपाता हुआ देखकर रोहित को काफी अजीब महसूस हो रहा था। अनिका ने पहले कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं किया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था अचानक अनिका इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी, मगर रोहित धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा और बस झूठ मूठ अनिका के सामने मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ, तुम जल्दी आ जाना, रात काफी हो गई है। अनिका भी काफी हैरान थी कि रोहित बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा था। अनिका ये नहीं जानती थी कि पीछे खड़े रोहित ने अनिका का और बिक्की का मैसेज पढ़ लिया था। अनिका किसी भी हालत में रोहित को ये नहीं पता चलने देना चाहती थी कि अनिका ने एक वकील की मदद से कुसुम के केस को रीओपन करने के बारे में सोचा था। रोहित के अंदर जाने के बाद अनिका ने अपना फोन फिर से अपने हाथ में लिया और फिर से बिक्की को एक मैसेज टाइप करने लगी। बिक्की को मैसेज भेजने के बाद अनिका फिर से अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई और अनिका ने देखा कि बेडरूम में लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और रोहित अपने बिस्तर पर सो गया था। अनिका धीरे से जाकर रोहित के बगल में सो गई। अनिका ने अपना फोन साइड टेबल पर रख दिया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अनिका नहीं जानती थी कि जिस रोहित ने बेशक बेडरूम की लाइट्स ऑफ रखी थी मगर रोहित की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। रोहित लगातार मन ही मन ये सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो अनिका रोहित से छुपा रही थी। बार बार रोहित के दिमाग में सनी के मम्मी पापा के द्वारा कही हुई बातें घूम रही थी। रोहित अपने विचारों को रोकना चाहता था मगर बार बार रोहित के दिमाग में एक ही ख्याल दौड़ने लगा।
रोहित जानता था कि वो जो कुछ भी सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, मगर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन में चल रहे विचारों को कैसे रोके। एक बात रोहित की समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक अनिका रोहित से क्या बात छुपा रही थी, और कौन था वो अनिका का अनजान दोस्त जो अचानक मनाली में अनिका से मिलने आया था। रोहित ये बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद जब रोहित को एहसास हो गया कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी, तब रोहित धीरे से अपनी जगह से उठकर टेरेस गार्डन में चला गया। रोहित ने अपनी जेब से सिगार निकाली और सिगार लाइट करते हुए अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ने लगा। बार बार रोहित के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह से वो अनिका का मोबाइल साइड टेबल से उठाकर ये देखे कि आखिर कौन था वो शख्स जिसे अनिका बिना रोहित को बताए मिलना चाहती थी। रोहित जानना चाहता था कि अनिका की याददाश्त खोने के इस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं। कोई ऐसी बात थी जो अनिका रोहित से छिपा रही थी, जो उसे नहीं छुपानी चाहिए थी। रोहित एक के बाद एक सिगार की कस लेते हुए अपने मुंह से धुआं छोड़ने लगा। देखते ही देखते सुबह के 4 बज गए, मगर टेरेस गार्डन में रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा रोहित एक के बाद एक सिगार की कस लगा रहा था। अश्ट्रे में कई सारे सिगार्स दिखाई दे रहे थे। रोहित की आंखों से नींद गायब थी। रोहित खुद भी चाहता था कि उसके मन में जो विचार चल रहे थे किसी तरह से विचार बंद हो जाएं, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद रोहित के मन में उठ रहे सवाल बंद नहीं हो रहे थे। रोहित के सब्र का बांध जब टूट गया, तब रोहित ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह अनिका का मोबाइल फोन साइड टेबल से उठाकर ये चेक करने की कोशिश करेगा कि आखिर अनिका किसके साथ इतनी रात गए चैटिंग कर रही थी। रोहित एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जलते हुए सिगार को बुझाकर वापस बेडरूम में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, मगर टेरेस गार्डन से हल्की हल्की रोशनी कमरे के अंदर पड़ रही थी। रोशनी में रोहित ने देखा कि अनिका का मोबाइल फोन ठीक उसके साइड टेबल पर पड़ा था, जो उसने चार्जिंग पर लगाकर रखा था। रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रोहित नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में अनिका को इस बात का पता चले कि रोहित चोरी छिपे उसका मोबाइल चेक कर रहा था। रोहित को बड़े ही ध्यान से अनिका का मोबाइल चेक करना था। हल्की से भी आवाज अनिका को जगा सकती थी। इस बात का खास ध्यान रखते हुए रोहित दबे पैरों से अनिका के बिस्तर की ओर आगे बढ़ने लगा। अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट पर लगा था, जिसकी वजह से फोन को बिना आवाज किए आसानी से निकाल पाना बेहद मुश्किल था। अनिका ने भी करवट ठीक उस तरफ ले ली थी जहां पर उसका मोबाइल फोन रखा हुआ था। हल्की सी आहट भी अनिका की आंखें खोल सकती थी। रोहित के दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। रोहित अपने आप को किसी तरह रोकना चाहता था, मगर रोहित का दिल और दिमाग दोनों इस वक्त काफी अशांत थे, जो रोहित को ऐसा करने से रोक रहे थे। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर और दिमाग 2 हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा कह रहा था कि उसे अनिका पर इस तरह से उसकी जासूसी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी ओर रोहित का दिल और दिमाग रोहित से ये कह रहा था कि एक बार वो अनिका का फोन चेक करके तसल्ली कर ले। दिल और दिमाग के बीच की इस लड़ाई में कहीं न कहीं रोहित का दिमाग अपने दिल पर हावी हो रहा था। रोहित ने धीरे धीरे अपने कदम अनिका की तरफ वाले साइड टेबल की ओर आगे बढ़ाए और बड़े ही ध्यान से रोहित ने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट से निकाला और बिना आवाज के दबे पैर रोहित फिर से कमरे से बाहर निकल गया। अब अनिका का मोबाइल फोन रोहित के हाथ में था और रोहित के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। बहुत ही जल्द रोहित को पता लगने वाला था कि आखिर अनिका इतनी रात गए किसके साथ चैटिंग कर रही थी। कौन था वो अनिका का दोस्त जो मनाली में अनिका को मिलने वाला था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर राजलक्ष्मी अनिका से मिलना चाहती थी तो वो जरूर रोहित को कांटेक्ट करती और उसे बताती कि वो अनिका को मिलने आ रही है, और अनिका को भी राजलक्ष्मी के साथ किसी भी तरह की मीटिंग रोहित से छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। पर रोहित समझ गया था कि यहाँ बात कुछ और ही थी। अनिका का फोन रोहित के हाथ में था, मगर रोहित के हाथ कांप रहे थे। रोहित ने एक बार अपनी आंखें बंद की और झटके से अनिका का मोबाइल फोन खोलकर ये देखने की कोशिश की कि अनिका ने लास्ट चैटिंग किसके साथ की थी। मगर जैसे ही रोहित ने ये देखने की कोशिश की, रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि अनिका ने अपना मोबाइल फोन लॉक किया हुआ था। रोहित ने जब अनिका का मोबाइल फोन दिया था तब उसमें कोई लॉक पैटर्न नहीं थी, मगर इस बार अनिका ने मोबाइल फोन में लॉगिंग पैटर्न लगाई थी।
जिसकी वजह से अनिका का मोबाइल फोन अनलॉक करना नामुमकिन था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि कब और कैसे अनिका ने अपना फोन लॉक किया था। रोहित के दिल की धड़कनें अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी और रोहित का सर चकराने लगा था। रोहित अब जान चुका था कि किसी भी हालत में रोहित ये पता नहीं कर सकता था कि आखिर इतनी रात के अनिका किसके साथ चैटिंग कर रही थी। कुछ ही वक्त में सुबह होने वाली थी। अब रोहित को भी बेसब्री से अगली सुबह होने का इंतजार था। रोहित किसी भी हालत में ये जानना चाहता था कि आखिर सुबह होने के बाद अनिका रोहित को क्या बहाना देकर किसी से मिलने जाने वाली थी। मनाली में सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही हर तरफ कोहरा नजर आने लगा। पंछी चहकते हुए आसमान में उड़ान भरने लगे। हर तरफ नजारा सिर्फ देखने लायक ही बनता था। ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग कंबल ओढ़े और स्वेटर पहने नजर आ रहे थे। वहीं होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपने टेरेस गार्डन में बैठे एलेक्जेंडर और आर्यन के ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी मगर पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही टेरेस गार्डन में बैठे अपनी अपनी चेयर पर सो गए थे। फिर अचानक ही आर्यन ने झटके से आंखें खोली। ठंड की वजह से उसका शरीर इतना ज्यादा कांप रहा था कि अचानक ही झटका लगने की वजह से आर्यन की आंखें खुल गई थी। आर्यन ने देखा कि उसके ठीक सामने एलेक्जेंडर भी अपनी चेयर पर बैठा ठंड के मारे ठिठुर रहा था। तभी आर्यन ने अपने भाई के पास जाकर उसे हिलाते हुए जगाया और कहा, एलेक्जेंडर उठो, उठो एलेक्जेंडर। आर्यन की आवाज से एलेक्जेंडर भी झटके से अपनी चेयर से उठकर बैठ गया। अपनी आंखें पोंछते हुए एलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, रिया कहाँ है? दोनों भाई ने टेरेस गार्डन में यहाँ वहाँ नजर घुमाई मगर रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब दोनों जल्दी से अपनी जगह से उठकर बेडरूम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि रिया एक मोटा सा कंबल ओढ़े बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया ने रात भर जागने की कोशिश की मगर फिर अचानक ठंड के मारे उसने मोटा सा कंबल ओढ़ लिया और उसके बाद अपनी नींद पर उसका कंट्रोल नहीं रहा और रिया गहरी नींद में सो गई। रात को जब रिया, एलेक्जेंडर और आर्यन तीनों एक टेंशन में थे कि सुबह उठते ही रिया की यादाश्त का क्या होगा, तब तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो तीनों एक साथ जागेंगे। मगर वक्त के साथ एक एक करके तीनों की आंखें लग गई और तीनों गहरी नींद में सो गए। रिया को बेडरूम के अंदर देखकर दोनों भाइयों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद टेरेस गार्डन में बढ़ती हुई ठंड की वजह से रिया रात को बेडरूम के अंदर आ गई होगी और फिर वहीं पर गहरी नींद में सो गई होगी। मगर अब दोनों भाइयों को इस बात का इंतजार था कि कब उनकी बहन की आंखें खुले और कब उन्हें पता चले कि रिया की यादाश्त बिल्कुल सही सलामत थी। दोनों भाई अपनी बहन के अगल बगल में बैठकर उसके जागने का इंतजार करते रहे। दोनों भाई अब तक ये जान चुके थे कि रिया काफी देर से सोई थी, इसलिए उसे कच्ची नींद से जगाकर उनकी नींद खराब करना नहीं चाहते थे। इसलिए अपनी बहन के अगल बगल में बैठे हुए एलेक्जेंडर और आर्यन ने जब तक रिया नहीं जाग जाती तब तक चेस खेलना ही बेहतर समझा। दोनों भाई काफी शांति से, काफी कंसंट्रेशन के साथ चेस खेलने लगे। भले ही उनका ध्यान चेस के गेम पर था मगर मन ही मन वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बहन आंखें खोले और कब उन्हें इस बात का पता चले कि रिया की यादाश्त सही सलामत थी या नहीं। एलेक्जेंडर और आर्यन ने एक के बाद एक 2 गेम पूरी कर ली। दोनों ही गेम में आर्यन बड़ी ही आसानी से एलेक्जेंडर के सामने जीत गया। अक्सर चेस की गेम में आर्यन एलेक्जेंडर से आगे ही रहता। कभी कभार एक आध गेम में एलेक्जेंडर जरूर जीतता मगर ज्यादातर गेम आर्यन ही जीतता था। इस बार भले ही आर्यन का ध्यान अपनी बहन की नींद पर था मगर फिर भी आर्यन के लिए अब चेस की गेम में किसी को हराना उसके दाएं हाथ का खेल हो गया था। लगातार 2 गेम हारने के बाद एलेक्जेंडर ने ठान ली थी कि वो तीसरी गेम आर्यन को हरा कर रहेगा। मगर जैसे ही नए खेल के लिए शतरंज की बाजी बिछी, दोनों भाइयों के कानों पर रिया के खांसने की आवाज पड़ी। जैसे ही उन्होंने रिया की आवाज सुनी, दोनों भाई चौंक कर अपनी बहन की ओर देखने लगे। रिया के शरीर में सरसराहट दिखने लगी थी। रिया धीरे धीरे से अंगड़ाई लेने लगी और फिर धीरे से अपनी आंखें खोली। रिया ने देखा कि वो बिस्तर के नीचे कंबल के अंदर लिपटी हुई पड़ी थी। रिया इस बात से अचानक ही काफी चौंक गई और अपनी जगह से खड़े होते हुए उसने कंबल समेटकर बिस्तर पर रखा। रिया को जागा हुआ देखकर दोनों भाई रिया के पास आए
और घूर घूर कर रिया को देखने लगे। रिया अपने दोनों भाइयों को इस तरह घूरते हुए देखकर काफी हैरान थी। तभी आर्यन ने अटकती हुई आवाज में रिया से पूछा, रिया, क्या तुम्हें कल की सारी बातें याद है? रिया ने उबासी लेते हुए अपने भाई की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अच्छी तरह से याद है। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली। अब वो जान चुके थे कि कम से कम उस बूढ़े आदमी ने जो टेबलेट दी थी उसके कोई साइड इफेक्ट रिया पर नहीं हुए थे। मगर सबसे ज्यादा डर दोनों भाइयों को इस बात का था कि अगर रिया पर किसी तरह के साइड इफेक्ट दिखे तो वो रोहित और अनिका को इस बात का क्या जवाब देंगे। अलेक्जेंडर जानता था कि बूढ़े बाबा को किया हुआ वादा तो जरूर टूट जाता, मगर उसके साथ रोहित दोनों भाइयों की एक आध हड्डी भी जरूर तोड़ देता। अपने बाल संवारते हुए रिया ने आर्यन और अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, ये मत समझना कि कल जो बातें हुई थी वो मैं कभी अपनी जिंदगी में भूलने भी वाली हूँ। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि कल क्या हुआ था। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि रिया पिछली रात कितनी खुश थी और रोहित ने जो सरप्राइज तीनों बच्चों को दी थी वो सचमुच तीनों बच्चों को जिंदगी भर याद रहने वाली थी। मगर तभी अपना तकिया अपने बिस्तर पर सजाते हुए रिया ने दोनों भाइयों से कहा, आज मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों के लिए मैं क्या हूँ। मेरी एक छोटी सी जिद पूरी करने के लिए तुम दोनों कई कई घंटे मेहनत करके मेरी उस जिद को पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते थे। मगर अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना पहले किया करते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे पागल समझ रहे हो। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाती हुई कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों ये सोच रहे हो कि ज्यादा गेम खेलने की वजह से मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तुम दोनों ये भी सोचते हो कि मैं पुराने गुलेरिया हाउस के टेरेस पर मम्मा को देखने वाली बात अपने पागलपन में आकर कह रही हूँ। मगर तुम दोनों देख लेना, एक दिन मैं ये सच साबित करके रहूंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि उस पुराने गुलेरिया हाउस में जरूर कोई ऐसी औरत है जो बिल्कुल मम्मा की तरह दिखती है। रिया की ये बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। रिया अभी 2 दिन पहले जो बातें हुई थी वो बातें दोहरा रही थी। रिया की बात पूरी होते ही दोनों भाइयों के हाथ पांव कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो दोनों बस हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। वहाँ दोनों भाइयों के हाथ पांव इस बात को सोच सोच कर कांप रहे थे कि उनकी बहन की याददाश्त फिर से एक दिन पूरी तरह से भुला चुकी थी, और ये सोच सोच कर दोनों के हाथ पांव कांप रहे थे। मगर उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी बहन रिया को लग रहा था कि मनाली में पड़ने वाली ठंड की वजह से दोनों के शरीर कांप रहे थे। अपने भाइयों की हालत देखकर रिया ने उन्हें ब्लैंकेट ऑफर करते हुए कहा, ये लो, इसे ओढ़ लो, वरना तुम दोनों के शरीर की कुल्फी जम जाएगी। तुम दोनों मुझे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो तुम दोनों को प्यार करती हूँ। रिया की बातें सुनकर दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में बहता हुआ खून पूरी तरह से जम गया था। दोनों को अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। उनके शरीर में जोर जोर के बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। वहाँ आर्यन को ये लग रहा था जैसे ये सब कुछ अलेक्जेंडर की वजह से हुआ था। अगर आर्यन उस वक्त गुलेरिया हाउस में अलेक्जेंडर और रिया के साथ मौजूद होता तो शायद वो कभी रिया को वो टेबलेट खाने ही नहीं देता। वहीं अलेक्जेंडर भी जानता था कि अंदर किस तरह के हालात पैदा हुए थे। उस तरह के माहौल में अलेक्जेंडर ने भी रिया को वो टेबलेट खाने से 1000 बार मना किया था। मगर जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें रिया का ही टेबलेट खाना ज्यादा बेहतर था। और फिर रिया ने जिद भी इस तरह से की थी कि अलेक्जेंडर उसे मना नहीं कर पाया। मगर अब अलेक्जेंडर को खुद पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया था कि उसने रिया को टेबलेट खाने की इजाजत दे दी। वहाँ रिया ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से जागी थी उसी तरह से आज जाकर पहले बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगी और फिर अपने दोनों भाइयों से नाराज होकर टेरेस गार्डन में जाकर खड़ी हो गई। सब कुछ उसी तरह से रिपीट हो रहा था जिस तरह से एक दिन पहले हुआ था और ठीक उसके एक दिन पहले भी हुआ था। रिया उस बात को सोच सोच कर नाराज हो रही थी कि पिछली रात उसके दोनों भाइयों ने उसे पागल समझ लिया था और यहाँ तक कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की बात भी की थी। सारी बातें रिपीट हो रही थी, बिल्कुल वही बातें रिया बार बार दोहरा रही थी जो उसने ठीक एक दिन पहले जागने के बाद की थी।
और ठीक उसके भी एक दिन पहले जागने की बात की थी। दोनों भाई अपनी बहन की कंडीशन को देखकर काफी हैरान थे, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन की इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करें। वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने अनिका और रोहित को सच बता दिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। जो रोहित छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों भाइयों की सबसे सामने लेफ्ट राइट ले लेता था, अगर उस रोहित को ये पता चले कि जिस बेटी को वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उस बेटी को दोनों भाइयों की बेवकूफ़ी की वजह से इस तरह की कोई बीमारी हुई है, तो रोहित शायद सबसे पहले दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल देगा। ब्रश करने के बाद रिया ने शावर लिया और शावर लेने के बाद बाहर आकर रिया ने दोनों भाइयों से कहा, देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है ये साबित करने के लिए कि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो या नहीं। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया अब आगे क्या बोलने वाली थी। रिया अपनी प्लानिंग बताने वाली थी, जिसमें तीनों बच्चे ट्रेजर हंट की गेम खेलेंगे और किस तरह से वो तीनों बच्चे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर पुरानी गुलेरिया हाउस जाएंगे और वहां जाकर ये साबित कर देंगे कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सच कह रही थी। सचमुच वहां पर कोई ऐसी औरत रहती थी जो हूबहू अनिका जैसी दिखती थी। दोनों भाइयों ने जो सोचा था ठीक वही हुआ। रिया ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा, आज रात तुम दोनों को मुझे मेरे मिशन के लिए साथ देना होगा। अगर तुम दोनों सचमुच मुझे प्यार करते हो और तुम दोनों चाहते हो कि हम इस राज से पर्दा उठाएं कि आखिर हमारी मम्मा जैसी दिखने वाली दूसरी औरत कौन है, तो तुम दोनों को मेरे मिशन में मेरा साथ देना होगा। ये कहते हुए रिया ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों भाइयों की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, वादा करो मुझसे कि तुम दोनों मेरे इस मिशन में मेरा साथ दोगे। ये लगातार 3 दिन में तीसरी बार था जब रिया ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपने भाइयों से वादा मांगा था कि वो गुलेरिया हाउस जाने के खतरनाक मिशन पर रिया का साथ देंगे। दोनों भाइयों के हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया के बढ़े हुए हाथों को वो किस तरह से पकड़े, जबकि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने बहन के मिशन पर बहन का साथ देकर ऑलरेडी उस राज से पर्दा हटा दिया था। रोहित और अनिका अपने बेडरूम में अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। रोहित बड़ा ही शांत नजर आ रहा था। अनिका भी ये देखकर हैरान थी कि हमेशा सुबह सुबह जाकर अनिका को तैयारी में मदद करने वाला रोहित आज बिल्कुल चुपचाप था। रोहित चुपचाप अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वहाँ अनिका ये सोचने में बिजी थी कि वो किस तरह से रोहित के पास कोई एक्सक्यूज निकालकर बिक्की को मिलने जाए। बिक्की ने सुबह से कई मैसेज किए थे अनिका को। अनिका अब तक जान चुकी थी कि बिक्की के पास कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर थी जो वो अनिका के साथ शेयर करना चाहता था, जिसके लिए अनिका और बिक्की की मीटिंग बहुत जरूरी थी। बिक्की ने मैसेज करके लिखा था कि अनिका को वो ठीक उसी जगह पर मिलेगा जहां वो पिछले दिन मिला था, यानी कि 2nd फ्लोर वाले कैफेटेरिया में। वैसे तो अनिका बड़ी ही आसानी से बहाना बनाकर रोहित को ये कह सकती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर काफी दिन रहने के बाद उसका दम घुट रहा था, इसलिए उसे कैफेटेरिया में जाकर कॉफी पीनी थी। मगर इस बार अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि हो न हो रोहित भी अनिका से कहेगा कि वो भी उसके साथ कैफेटेरिया में चलेगा। अनिका कोई बेहतर बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका के लिए इतना आसान नहीं था झूठ बोलना, और झूठ बोलने के ज्यादा बहाने भी अनिका के दिमाग में नहीं आ रहे थे। वहाँ अनिका के एक्सप्रेशन देखकर रोहित ये समझ गया था कि अनिका बहाना बनाकर किसी को मिलने जाना चाहती थी, मगर अनिका को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इसलिए अनिका की मुश्किल आसान करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, अनिका मैं कुछ देर के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 4-5 घंटे बाद ही लौटूंगा। वहाँ जाकर देखता हूँ कि सनी की तबीयत में क्या सुधार है। ये कहने के बाद रोहित बड़ी ही गौर से अनिका के एक्सप्रेशन देखने लगा। अनिका भी गहरी सोच में डूब गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका मन ही मन सोच रही थी कि रोहित के जाने के बाद वो जरूर बिना किसी डर के बिक्की को मिल सकती थी। तभी रोहित ने एक ऐसी बात कही अनिका से जिसे सुनकर अनिका चौंक गई। रोहित ने अनिका के पास आकर अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अनिका मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। जैसे ही अनिका ने रोहित की ये बात सुनी, अनिका बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सनी की क्या कंडीशन थी, और ऐसी कंडीशन में अगर अनिका रोहित से ये कहती है कि वो उसके साथ
अस्पताल नहीं आएगी तो ये काफी रूड हो सकता था। अनिका यहाँ पर काफी बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। एक तरफ कुसुम का केस रीओपन करने के लिए बिक्की मनाली पहुंच चुका था और दूसरी ओर रोहित ने अनिका से एक ऐसी फरमाइश की थी जिसे वो टाल नहीं सकती थी। सनी की हालत अनिका ने अपनी आंखों से देखी थी, मगर अस्पताल में भर्ती होने के बाद अनिका सनी को देखने एक बार भी नहीं गई थी। हालांकि अनिका ये भी जानती थी कि सनी जिस सिचुएशन में था वो न तो किसी से मिल सकता था न तो किसी से बात कर सकता था। यहाँ तक कि सनी तो उस कंडीशन में भी नहीं था कि उसे इस बात का एहसास हो कि उसे कौन मिलने आया था। अनिका के चेहरे पर काफी घबराहट और कंफ्यूजन देखते हुए रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है तुम यहीं रह जाओ और बच्चों की देखभाल करो। वैसे भी तुम्हारा वहां आने का कोई फायदा नहीं। सनी तो देख भी नहीं पाएगा कि अस्पताल में उसे कौन मिलने आया है और कौन नहीं। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, अनिका के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। रोहित अनिका के रिएक्शन देखकर समझ गया था कि अनिका भी नहीं चाहती थी कि उसे हॉस्पिटल आना पड़े। रोहित को अनिका की ये सारी हरकतें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका उससे क्या छुपा रही थी और क्यों छुपा रही थी। कौन था वो दोस्त जिससे अनिका बिना रोहित को बताए मनाली में मिलना चाहती थी। पिछली पूरी रात रोहित ने जाग जाग कर गुजारी थी, सिर्फ ये सोचते हुए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि अनिका को रोहित से चीजें छुपाने की जरूरत महसूस हो रही थी। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खोने के बाद से लेकर अब तक अनिका पूरी तरह से रोहित पर विश्वास नहीं रख पाई थी। रोहित उसके लिए बिल्कुल अनजान शख्स था जिसे वो सिर्फ तस्वीरों के जरिए जानती थी और ऐसे में एक लड़की का विश्वास जीत पाना बेहद मुश्किल था। चाहे रोहित अनिका का पति ही था, मगर इस वक्त अनिका जिस सिचुएशन में थी, जिस कंडीशन में थी, उसमें रोहित अनिका के लिए एक पराये मर्द से ज्यादा कुछ नहीं था। मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना वक्त साथ में गुजारने के बावजूद, बच्चों की बातें सुनने के बावजूद, बच्चों और अनिका के बीच में इतना तालमेल बैठने के बावजूद भी अनिका को रोहित पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा था। क्यों अनिका आज भी रोहित से अपने किसी दोस्त से मिलने वाली बात छुपा रही थी। ये बात रोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कहीं न कहीं ये सारी बातें जो रोहित के जेहन में चल रही थी वो उसे ये सोचने पर भी मजबूर कर रही थी कि कहीं अनिका सचमुच अपनी याददाश्त खो बैठी थी या फिर कोई ऐसी बात थी जो रोहित नहीं जानता था। अपने मन में कई सवाल लेकर रोहित अपने बेडरूम से निकलकर प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर चला गया। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर चकराने लगा था। रोहित के आसपास की दुनिया गोल गोल घूमने लगी थी। एक सबसे सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून होने के बावजूद रोहित के लिए अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका परिवार था और रोहित के परिवार की ये इमारत जिस नींव पर खड़ी थी उस नींव का नाम था अनिका। प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद होने के बाद काफी देर तक रोहित दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मन ही मन कुछ सोचता। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोहित को पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में खड़े थे। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने देखा कि काफी देर तक रोहित दरवाजे के बाहर खड़ा मन ही मन कुछ सोच रहा था, तो धीरे से रोहित के पास आकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना गला खराशते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको कुछ चाहिए? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आवाज सुनते ही रोहित ने अपना होश संभाला और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम बस अनिका और बच्चों का ख्याल रखना। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने पांव अटेंशन करते हुए रोहित को आश्वासन दिलाया कि वो इस बार कोई छोटी सी भी चूक नहीं होने देगा। रोहित अपना सर झुकाकर एलिवेटर के पास जाकर खड़ा हो गया। रोहित तभी भी मन ही मन कुछ सोच रहा था। रोहित ने अपने मन में कोई प्लानिंग तो नहीं की थी, मगर रोहित जानना चाहता था कि आखिर अनिका किससे मिलने जा रही थी। रोहित चाहता था कि अनिका का पीछा करके ये जानने की कोशिश करे कि अनिका कहाँ जा रही थी और किससे मिल रही थी, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बिना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों में आए वो ऐसा नहीं कर सकता था। रोहित अगर कोई आम आदमी होता तो बड़ी ही आसानी से रोहित ने अनिका का पीछा करके ये पता लगा लिया होता कि अनिका किससे मिलने जा रही थी। मगर रोहित एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि देश का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून द रोहित मारवा था,
जिसकी सिक्योरिटी 24 घंटे उसके आसपास तैनात रहती थी। और अगर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने रोहित अनिका का पीछा करता है तो ये बात न सिर्फ अनिका को बल्कि खुद रोहित को भी काफी शर्मिंदा कर सकती थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह ये पता लगाए कि अनिका कहाँ जा रही थी और किससे मिल रही थी। रोहित जानता था कि ऐसा करने के लिए रोहित को जरूर अपने किसी खास आदमी की मदद की जरूरत थी। चिराग मेहता इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में रोहित के पास अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अलावा ऐसा कोई शख्स नहीं था जिस पर रोहित ऐसी बात के लिए भरोसा कर सकता था। लिफ्ट काफी देर से टॉप फ्लोर पर आकर रुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला था मगर रोहित लिफ्ट के अंदर नहीं जा रहा था। ये देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स काफी हैरान थे। उन्होंने रोहित को कभी इतनी टेंशन में और इतनी घबराहट में नहीं देखा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने फिर से रोहित की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, द लिफ्ट इज हियर सर। रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि लिफ्ट उसके सामने खड़ी थी, मगर बात तो ये थी कि रोहित कहीं जाना ही नहीं चाहता था। रोहित तो बस वहीं खड़ा ये देखना चाहता था कि प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलकर अनिका किससे मिलने जा रही थी। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने सामने देखकर रोहित ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने जिन दो साथियों को रोहित के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा था, वो दोनों भी रोहित के ठीक पीछे खड़े थे। रोहित की बात सुनते ही लिफ्ट में रोहित के दाखिल होते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी दो सिक्योरिटी गार्ड्स भी दाखिल हुए। जैसे ही वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पीछे पीछे लिफ्ट में दाखिल हुए, रोहित ने उन दोनों की ओर देखते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मैं तुमसे कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित की ये बात सुनी, उसने सिर्फ इशारे से अपने दोनों आदमियों से बाहर जाने को कहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का इशारा मिलते ही दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर लिफ्ट से बाहर निकल गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद कुछ देर तक रोहित ने लिफ्ट का कोई बटन नहीं दबाया। रोहित बस अपने दोनों हाथ अपने जेब में डालकर लिफ्ट की रेलिंग पर अपनी कमर टिकाकर खड़ा रहा। रोहित काफी गहरी सोच में नजर आ रहा था। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर, विच फ्लोर? जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात रोहित के कानों पर पड़ी, रोहित ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, बस 2 मिनट, मैं तुमसे यही बात करना चाहता हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित की ये बात सुनकर हैरान हो गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित आखिर उससे ऐसी बात क्या करना चाहता था जिसके लिए उसे इस तरह एकांत चाहिए था। रोहित ने अपना गला खराशते हुए अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, देखो, मैं कुछ देर के लिए सनी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम यहीं रहना, बच्चों की और अनिका की देखभाल करना। और सुनो, अगर अनिका कहीं बाहर जाना चाहे तो उसे जाने देना। उसके साथ 2 सिक्योरिटी ऑफिसर भेज देना। रोहित काफी गोल गोल बातें कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो डायरेक्ट पॉइंट पर कैसे आए। फिर अचानक ही अपनी बात बदलते हुए रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, एक काम करना, अगर अनिका कहीं बाहर जाना चाहे तो फिर उसके साथ किसी को मत भेजना। ये बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैरान रह गया। इससे पहले कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से कुछ कह पाता, तब रोहित ने अपनी बात फिर से बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है उसे बिना सिक्योरिटी के मत, और तुम खुद इसके साथ चले जाना। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित की ये बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला दिया। अभी भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित एग्जैक्टली उसे क्या कहना चाहता था। रोहित अपने मन ही मन बात बनाते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर देखकर कहा, देखो, ये बात बहुत सेंसिटिव है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलर्ट होते हुए रोहित से कहा, सर, आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। जरा सोचिए सर, अगर आप मुझ पर और मेरे लोगों पर अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए भरोसा कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में किसी भी बात के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का आश्वासन मिलने के बाद रोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, देखो, तुम अनिका के साथ चले जाना और जरा मुझे बताना कि अनिका कहाँ गई थी, किससे मिल रही थी। मेरा मतलब है कि आजकल बाहर हमारे परिवार के इस खिलाफ क्या क्या साजिश चल रही है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अनिका किससे मिल रही थी।
रोहित ये बातें करते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमेशा ही रोहित को ऑर्डर्स देते हुए सुना था। रोहित हमेशा ही लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर ही बात किया करता था, मगर आज रोहित की नजरें झुकी हुई थी, जिसे देखकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहीं न कहीं समझ गया था कि रोहित के मन में क्या चल रहा था। अपने बॉस को आश्वासन दिलाते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर मैडम कहीं गई थी तो कहाँ गई थी और किससे मिली थी। और सर आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं, ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया था, जो रोहित ने भी समझ लिया था। न तो दोनों एक दूसरे से आगे कोई खुलासा करना चाहते थे और न ही कोई सवाल पूछना चाहते थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए रोहित से कहा, आई विल रिपोर्ट यू वेरी सून सर। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ये देखकर हैरान हो गए कि लिफ्ट अभी भी वही की वही खड़ी थी और रोहित और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी लिफ्ट के अंदर मौजूद थे। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने दोनों साथियों से कहा, जाओ तुम दोनों सर के साथ जाओ। ऑर्डर मिलते ही दो सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित के साथ लिफ्ट में चले गए और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। बाकी सारे सिक्योरिटी ऑफिसर ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया था कि रोहित ने पहले तो बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर को बाहर भेजा और उसके बाद फिर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बाहर भेजकर पुराने दो सिक्योरिटी ऑफिसर को वापस अपने साथ बुला लिया। सभी लोग अपने सीनियर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने किसी से कोई बात शेयर नहीं की। वहां रोहित जब होटल लॉबी से बाहर निकला तो दरबान ने रोहित की कार मंगवाकर रोहित के लिए बैक सीट का दरवाजा खोला। रोहित जैसे ही कार में बैठे ड्राइवर ने पीछे मुड़कर रोहित से पूछा, सर कहाँ जाएंगे आप? रोहित की खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना था। रोहित तो कमरे से बाहर सिर्फ इसलिए निकला था ताकि अनिका को फ्रीडम मिल सके और रोहित ये जान सके कि अनिका कहाँ जा रही थी और किसी से मिल रही थी। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसे निगेटिव मैसेज करके आप लोग मुझे डिमोटिवेट न करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोगों की ऐसी निगेटिव मैसेज पढ़ के मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट करने की कोशिश ना करें प्लीज़।